दोस्तों नमस्कार। क्या इस देश की तमाम गरीब महिलाएं जान गई कि राहुल गांधी ने कहा कि वो सत्ता में आएंगे तो 1 लाख रुपए हर बरस उनके खाते में पहुंच जाएंगे? क्या इस देश का युवा ये जान गया कि अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो उनकी नौकरियां बिल्कुल पक्की है, हर हाल में उन्हें काम मिलेगा? क्या वाकई इस देश का आदिवासी समझ गया और जान गया, उस तक ये मैसेज पहुंच गया कि जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी या कहे कांग्रेस या कहे इंडिया तैयार बैठा है? सत्ता में आएंगे तो फिर आदिवासियों को कोई व्यापारी, कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार बेदखल कर नहीं सकती है। क्या वाकई वो जान गया? क्या इस दौर में हर कोई किसान जान चुका है कि अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि एमएसपी आपको मिलेगी, कानूनी शक्ल के तौर पर मोहर लग जाएगी जैसे ही सत्ता में आएंगे, तो तमाम किसान जिस संघर्ष को लगातार कई बरसों से कर रहे हैं उसका समाधान तो इन नारों में छुपा है? क्या वाकई जो जाति जनगणना है उसके जरिए समाज के हर क्षेत्र में आपको आपका हक मिल जाएगा, आपकी आपकी भागीदारी वहां पर जुड़ती चली जाएगी? क्या वाकई हर कोई जान गया या सिर्फ ये एक ऐलान हो रहा है, ऐलान दर ऐलान हो रहा है? क्योंकि इस देश का मीडिया तो राहुल गांधी को दिखाता नहीं है। राहुल गांधी अपने तौर पर जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, न्याय यात्रा जिन शब्दों के आश्रय लगातार इस देश के भीतर से निकल रही है, इस देश के भीतर कांग्रेस की अपनी त्रासदी भी है कि यहां तक कि जिन नारों का जिक्र, जिन गारंटी का जिक्र और जिन बातों का जिक्र हो रहा है, क्या वो वहां के लोगों तक भी पहुंच रहा है? क्या वाकई कांग्रेस का कार्यकर्ता सक्रिय है? जो बड़े कद्दावर नेता हैं जिनकी अपनी पहचान है, वह तो दर्जनों ऐसे हैं जो कि चुनावी रण से भाग चुके हैं। तो फिर वह कैसे इस देश की उस जमीन पर अपनी सियासत के पौधे को बो भी पाएंगे जहां पर जिन बातों को जनता तक पहुंचना है वो बातें पहुंच भी पाए? और जब कुछ बात पहुंचेगी ही नहीं तो ऐलान दर ऐलान होते चले जाएं, जब एक तरफ इस देश का चौथा स्तंभ खामोशी बरत चुका है, इस देश के भीतर में चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो टेलीविजन मीडिया हो, और उसके जरिए इस देश के अलग अलग राज्यों में जो गवर्नेंस संभाले हुए अधिकारी भी हैं वह भी इन बातों पर खामोशी बरत ले, तो फिर बात कहां से चल रही है, कहां पहुंच रही है? यह सवाल अपने जहन में आज नोट कर लीजिए, क्योंकि आज परतें खुलेंगी कांग्रेस की उस हकीकत की जहां पर जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के जरिए कर रहे हैं, अगर इस देश में वो लागू हो जाए तो एक सवाल बहुत साफ होगा कि आसमान भी जमीन पर आ जाएगा। इस देश के भीतर में सुविधाओं की जो पोटली खुली है, उन पोटली को समझने के लिए आज एक एक तार को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, उसकी झंझनाहट, उसकी धड़कनों को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। और यहीं से इस दौर में राहुल गांधी को ना दिखाने और ना दिखाने का निर्देश शायद मौजूदा सत्ता की जरूरत हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जिस लकीर को राहुल गांधी ने खींचा है, अगर भारत के समाज के भीतर चाहे वो युवा हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पिछड़ा तबका ही क्यों ना हो, चाहे बेरोजगारों की तादाद ही क्यों ना हो, चाहे बड़े बुजुर्ग जो पेंशन से पैसा निकालकर इस दौर में जीने के लिए मजबूर हैं उनका ही जिक्र क्यों ना हो, और चाहे इस देश के भीतर जो छोटे मोटे धंधे करते हैं और खास तौर से जो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, इन तमाम तबकों को मिलाते चले जाइए और तब आपके जहन में एक सवाल आएगा, क्या वाकई यह संभव है जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो उनके अपने कार्यकर्ता इन बात को जमीन पर क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? हालात तो ऐसे हैं कि अमेठी और रायबरेली में भी एक आम कांग्रेसी को पता ही नहीं चला कि राहुल गांधी कब आए और कब चले गए। यानी संगठन का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गायब है। राजनीतिक तौर पर एक भारी शून्यता इस देश के भीतर विपक्ष और विपक्ष में कांग्रेस और कांग्रेस में राहुल गांधी उनको लेकर अगर है तो फिर उनकी बातों का जिक्र क्यों नहीं हो पा रहा है, खास तौर से तब जब पहली बार इस देश के भीतर में कोई नेता जनता से संवाद करते करते खुद को जनता में तब्दील कर चुका है। ऐसी स्थिति और ऐसे शब्द और ऐसी भाषा इससे पहले कभी नहीं थी। जिस सरलता के साथ इस दौर में इस देश की हकीकत को बता रहा है एक ऐसा नेता जो राजनीतिक तौर पर इससे पहले बंद कमरों में रहता था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि बीते 2 बरस में इस देश के भीतर घूमते हुए
राहुल गांधी की अगर भाषा और समझाने के तरीकों को भी आप समझ लें तो एक झटके में इस देश में कॉरपोरेट इकोनॉमी और इस देश में जनता की अर्थव्यवस्था दोनों के बीच आप खड़े हो सकते हैं। एक झटके में इस देश के भीतर बेरोजगारी और महंगाई के पीछे की हकीकत को आप जान सकते हैं। एक झटके में आप इस देश के भीतर में जो पिछड़ा तबका है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो आधी आबादी का जिक्र है, उनकी जो परिस्थिति है वो आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई हो, इस देश में चाहे वह मिड डे मील के साथ जुड़कर काम कर रही हो, तमाम परिस्थिति आपके सामने एक एक करके साफ हो जाएगी। तो आइए आज एक एक परिस्थिति को खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में, वह भी इस देश की सबसे पुराने राजनीतिक दल को संभाले हुए नेहरू गांधी परिवार की विरासत को कंधे पर लिए हुए राहुल गांधी जो संवाद बना रहे हैं, हमें लगता है आज उसको समझना चाहिए। जब वो जिक्र करते हैं कि आप कहीं पर भी कुछ भी खरीदते हैं, उसका मुनाफा किसकी जेब में जाता है? गाड़ी में पेट्रोल डालते हो ना, पैसा कौन बनाता है? हिमाचल का सेब खाया है, पैसा कौन बनाता है? सड़क पे चलते हो, पैसा कौन बनाता है? यहां पे बिजली के दाम बढ़ते जाते हैं, पैसा कौन बनाता है? तो हर जगह वही 20-25 लोग पैसा बनाते हैं, और मीडिया में ये जो हमारे मित्र बैठे हैं, ये उन्हीं 25 लोगों का काम करते रहते हैं 24 घंटा। अब मीडिया यही दिखाता है तो इसमें अब कोई बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए कि सरकार के प्राइवेटाइजेशन की नीति, सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट की नीति, सरकार के मोनेटाइजेशन की नीति और इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भारत की दृष्टि से कितने लाखों करोड़ का खड़ा किया जा रहा है, उसके पीछे कॉरपोरेट का पैसा क्यों लगा है और कॉरपोरेट को कितना मुनाफा इसके जरिए होगा, और इस देश के भीतर की जो गरीबी, मुफलिसी, जो असमानता, बेरोजगारी है, वह कहीं पाठ पाने की स्थिति में इस देश की नीति आएगी नहीं। क्या यह बताने की जरूरत इसके बाद होनी चाहिए? लेकिन पहले ही हमने कहा कि दरअसल इन बातों का जिक्र इस दौर में उस मीडिया में बंद है जो मीडिया पहले इसी तरीके से चीजों को समझाता था। अब मीडिया की भाषा बदल गई और नेता की भाषा भी बिल्कुल नए तरीके से इस दौर में आकर सामने खड़ी हो गई है। कुछ और सुन लीजिए। पहले आप 400 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदते थे, यूपीए की सरकार थी। अब कितने का है? अब कितने का है? 1100। मोदी जी ने कहा था गैस सिलेंडर महंगा है, 400 था, 1100 कर दिया। आज मीडिया वाले नहीं कहते कि भैया गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। कोई भी कह सकता है राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर जो मुद्दे हैं, वह मुद्दे चुनाव के वक्त वोट की शक्ल में तब्दील होते नहीं हैं। लोगों के भीतर उठते हुए सवाल शायद राजनीति में तरंगे तो भर देते हैं, लेकिन यह शोर शराबा चुनाव के साथ ही खत्म हो जाता है और आखिर में मायने यही रखता है कि चुनाव जीता कौन। और शायद यही वजह है कि जो लोग लुभावन नारे लगाए जाते हैं उसके पीछे वोट को पाने की इच्छा जरूर होती है, लेकिन जब आप जनता के दर्द का जिक्र करें और उसको बताते हुए उस दिशा में राजनीति को ले जाना चाहें कि दरअसल आपको लाभ क्यों नहीं मिल रहा है और यह पैसा कहां चला जाता है, तब एक सवाल यह भी होता है क्या वाकई जनता अपनी परिस्थितियों को इस राजनीति के माध्यम से समझने और जानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा तबका भारत में वोट बैंक के तौर पर महिलाओं का है। जाति और धर्म के एस्पेक्ट को अगर सोच लीजिए तो आधी आबादी बहुत मायने रखती है। और अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर आरक्षण का जिक्र जब मौजूदा मोदी सरकार कर रही थी और आज जब राहुल गांधी गरीब महिलाओं को 1 साल में 1 लाख रुपए देने का जिक्र कर रहे हैं, तो दोनों में से किसको आप आगे रखेंगे? भारत की राजनीति दरअसल एक नई दिशा में जा चुकी है, जिसके भीतर भरोसा और उम्मीद दोनों मर चुके हैं। भरोसा सामने वाले पर होता नहीं है, उम्मीद जागती नहीं है, और राजनीतिक परिस्थितियां इस दौर में ऐसी हावी हो जाती है कि कोई कुछ भी कहे यह मान लेता है कि यह गारंटी तो दी जा रही है, लेकिन पता नहीं इसके लिए पैसा भी होगा या नहीं होगा।
एक लंबी फहरिस्त आज इस देश की आधी आबादी के लिए राहुल गांधी ने रखी। उन्होंने कहा कि सभी गरीब परिवारों की एक महिला चुनेंगे और उसको 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में उनके पहुंच जाएंगे। जो भी नियुक्ति केंद्र सरकार की होगी उसमें 50% आरक्षण महिलाओं का होगा। जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, जो आशा वर्कर है, जो मिड डे मील से जुड़ी हुई है, वहां पर आधा पैसा स्टेट का होता है, राज्यों का होता है, आधा पैसा केंद्र का होता है। तो केंद्र में अगर हम सत्ता में आ गए तो हम जो आधा पैसा देते हैं उसको हम डबल कर देंगे, यानी ओवरऑल लगभग 25% आपका वेतन बढ़ जाएगा। और इतना ही नहीं, कानूनी तौर पर आपको मदद पंचायत स्तर पर मिलती रहे, इसके लिए बड़ी तादाद में कानूनी सहायकों की भर्ती होगी, यानी रोजगार का एक नया रास्ता भी खुल गया। और जो कामकाजी महिलाएं हैं हर जिले में, देश की हर जिलों में, उनके लिए हॉस्टल होगा। ये एक सामान्य है, मान लीजिए 5 बातों को रखा गया। अब अगला सवाल किसी के जहन में भी आएगा, अब इसके बाद किसी भी महिला को लेकर और कौन सी उम्मीद हो सकती है जब इन बातों को रख दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद एक दूसरा सवाल होगा, इन बातों को रख दिया गया तो क्या घर घर तक यह बात पहुंच गई? जिस तरीके से लाडली बहना जब लागू हुई तो शिवराज सिंह चौहान कमोवेश हर रैली में घूम घूम कर बता रहे थे, महिलाओं के बीच जा रहे थे, घर जा रहे थे, और उन्होंने पूरे के पूरे मध्य प्रदेश को मत दिया था। आप कह सकते हैं इसी तौर पर अशोक गहलोत जब उन्होंने अपनी योजनाओं को लेकर आए इलेक्शन से ठीक पहले और जिस राहत रियायत का जिक्र कर रहे थे वो तमाम जगहों से पोस्टर से उन्होंने पाट दिया। और राजस्थान के भीतर जो डगमगाती हुई कांग्रेस थी वो किसी तरीके से अच्छी खासी पोजीशन में आकर खड़ी हो गई। चुनाव जरूर हार गई लेकिन एक शानदार तरीके से हारी। उसकी वजह क्या थी? कैडर सक्रिय था, उसको एक उम्मीद थी कि सत्ता में आ सकते हैं। और यह परिस्थिति क्या इस चुनाव के भीतर कांग्रेस के कैडर में गायब है? क्योंकि जब यात्रा की सफर को लेकर ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं तक जानकारी ना पहुंच पा रही हो कि हमारा नेता कब आएगा यहां पर, तो ऐसे में जिन बातों का जिक्र हो रहा है उन बातों को वहां तक पहुंचाएगा कौन? सामान्य स्थिति रहती तो कहते अखबारों में छपी जाता, टेलीविजन स्क्रीन पर रेंग ही रहा होता, तमाम जगहों पर पुलिस प्रशासन इन बातों का जिक्र अपने तौर पर करता करवाता, पोस्टर चस्पा हो जाते। लेकिन इस दौर में तो सब कुछ गायब है। तो क्या एक सन्नाटे के भीतर इस तरीके से इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को इस न्याय यात्रा के जरिए रखा जा रहा है? और राहुल गांधी खुद इस बात को समझ रहे हैं कि दरअसल वह भी उस जनता के बीच आकर खड़े हैं जिस जनता की हकीकत को वह बता रहे हैं। तो उनके भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन भी अब नेहरू गांधी परिवार की उस विरासत से हटकर इस देश की बदहाली और मुफलिसी की स्थितियों से जाकर जुड़ गया है। आप कहेंगे कैसे? सुन लीजिए। अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया जाता है। 16 लाख करोड़ रुपया। आम आदमी को 16 लाख करोड़ रुपया कितना होता है नहीं समझ आता। अदानी को जरूर समझ आ जाता है, अरबपतियों को समझ आ जाता है, मगर आपको और हमको यह नंबर कितना बड़ा है नहीं समझ आता। मनरेगा में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। एक साल के लिए अगर मनरेगा चलाना हो तो 65,000 करोड़ रुपए में चलता है। नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को दिया। 24 साल का मनरेगा का पैसा 22-25 लोगों का कर्जा माफ करके दिया। एक सामान्य स्थिति होती तो कोई भी कहता कि मनरेगा के भीतर इस देश में 25 करोड़ मजदूर जुड़े हुए हैं, सभी को जॉब कार्ड नहीं मिला है। जॉब कार्ड मिलने वालों की तादाद लगभग 9 करोड़ ही है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर मनरेगा का जिक्र इस देश की कोई राष्ट्रीय पार्टी ये बताकर कर रही है कि दरअसल कितना पैसा इस देश के कॉरपोरेट को दे दिया जाता है और कितनी बड़ी तादाद में मनरेगा से जुड़े मजदूर जो हैं उनको 100 दिन काम भी नहीं मिल पाता है और उनका बजट 24 साल के बराबर इस दौर में राहत रियायत कॉरपोरेट को दे दी गई, तो क्या इस तरीके से हिसाब किताब लगाने की परिस्थिति में पहली बार इस देश की कांग्रेस ने खुद को खड़ा कर लिया है? या राहुल गांधी के भीतर का पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन अब उन्हें उस परिस्थिति में लाकर खड़ा कर चुका है जहां पर अब वो सोचने लगे हैं कि वह जिस राजनीति को इससे पहले साधा करते थे उस राजनीति के भीतर तो कहीं भी कोई धड़कता हुआ इस देश के लोगों का दिल ही नहीं था।
एक बजट बनता था, उस बजट के जरिए इस देश को चलाने का जिक्र होता था, कुछ नियम कायदे बनते थे और उसके आश्रय चलता था। अगर इन परिस्थिति का अभी जिक्र कर रहे हैं तो एक क्षण के लिए अतीत की राजनीति के पन्नों को अगर आप खोलेंगे तो चाहे वामपंथी नमूद्री पाद हो, चाहे समाजवादी राम मनोहर लोहिया हो, चाहे कांग्रेस को चेताते हुए जयप्रकाश नारायण हो, या फिर एक वक्त वीपी सिंह जब जिक्र कर रहे थे, इन तमाम परिस्थितियों में जब वो मंडल लेकर आ रहे थे, तब इन तमाम परिस्थितियों को जब आप परखेंगे तो आपको लगेगा कांग्रेस के भीतर इतना बड़ा बदलाव। और हकीकत यह है कि इस देश के भीतर में जातियों की लड़ाई हो या धर्म के जरिए वोटों का ध्रुवीकरण करने की लड़ाई हो, इस परिस्थिति में कभी वामपंथी नहीं घुसे थे। वह तो क्लास स्ट्रगल और वर्ग संघर्ष किया करते थे, लेकिन देखिए धीरे धीरे वह इस राजनीति से गायब हो गए और आज की तारीख में सिवाय केरल के वो कहां है? कहीं नहीं है। लेकिन जिस वर्ग का वो जिक्र करते उसको बहुत ही सरलीकृत तरीके से इस दौर में अगर राहुल गांधी राजनीतिक संवाद जनता से उन्हीं बातों को रखकर कर रहे हैं और जिन ऐलानों को वो एक के बाद एक कर रहे हैं उसमें अपने ऐलान और दूसरी तरफ मौजूदा सरकार द्वारा किए जा रहे ऐलानों को कहीं ना कहीं वह एक ऐसी परिस्थिति में अब रख रहे हैं या उनके सामने एक दृष्टि साफ हो गई है। यह दृष्टि दरअसल भारत के भीतर में राजनीतिक नारों के जरिए लोगों के भीतर उम्मीदों को जगाना, वोट को लेना और फिर दूसरी राजनीति की दिशा में बढ़ जाना। एक तरफ यह परिस्थिति रही, अब दूसरी तरफ यह है कि अब इस राजनीति के जरिए उस इकोनॉमी में भी हिस्सेदारी सीधे तौर पर इस देश के लोगों की होनी चाहिए। इसको बताने की स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी इस दिशा में अब आगे बढ़ चुके हैं तो क्या यह भारत की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव है? यह सवाल शायद एक ऐसी मौजूदा हकीकत के तौर पर है जिससे आंख मौजूदा मोदी सरकार भी छुपा नहीं सकती है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी सरकार कॉरपोरेट की इकोनॉमी के आश्रय या कॉरपोरेट पॉलिसी के आगे जितना बढ़ चुकी है, यह परिस्थिति जब इस देश में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई और बाजारवाद आया तब इस बात का जिक्र होता था कि देखिए पूंजी कैसे कॉरपोरेट और पूंजीपतियों के हाथ में सिमटी हुई है और गरीबों के लिए लोक लुभावन कल्याणकारी योजनाएं निकल कर आती है। लेकिन अब दोनों को मिला पाने की परिस्थिति में अगर कांग्रेस के नेता आ चुके हैं तो क्या वाकई इस देश के भीतर में अगर यह मैसेज इस देश की जमीन पर रेंगने लगे तो क्या एक झटके में राजनीतिक बदलाव हो जाएगा? क्या यह संभव है या सिर्फ यह हवा हवाई की बातें हैं? हमें लगता है हमने इस बात का जिक्र क्यों किया क्योंकि आज पहली बार महिलाओं को लेकर 1 लाख रुपए हर महीने देने का जिक्र और दूसरी तरफ सरकार द्वारा महिला आरक्षण का जिक्र, वह भी सर्वे के बाद, इन दोनों परिस्थिति को कैसे जिक्र हुआ इसके बीच खड़े होकर एक क्षण के लिए सोचिए जरा। नरेंद्र मोदी जी ने धूमधाम से लोकसभा में आरक्षण दिया, पटाखे फोड़े, डांस गाना हुआ और फिर आपको बताया जाता है कि देखिए सर्वे के बाद आपको आरक्षण दिया जाएगा। सर्वे कब होगा? 10 साल के बाद। तो धूमधाम कर दिया, पार्लियामेंट में भाषण दे दिया, मगर आपको आरक्षण 10 साल बाद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, एकदम हम आपको आरक्षण दे देंगे, कोई सर्वे की जरूरत नहीं। जाहिर है आरक्षण एक उम्मीद है और आरक्षण इस देश के सर्वे के बाद सामने निकल कर आएगा और तभी हम दे पाएंगे। लेकिन जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना और बताना चाहते हैं उसमें 1 लाख रुपए का जिक्र है। और क्या 1 लाख रुपए इस देश की किसी गरीब महिला के खाते में अगर जाते हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है कि उसके खाते में हर महीने 8,000 रुपए से ज्यादा सीधे जा रहे हैं। और भारत की इकोनॉमी के भीतर इस देश का पूरा किसान तबका 8,000 महीने कमा पा रहा है, उसको इतना लाभ मिल पा रहा है। अगर इस देश की रिपोर्ट को देखिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा। सिवाय पंजाब, हरियाणा, इसके बाद आप हांफने लगिएगा वो कौन सा राज्य है जहां के किसान 8,000 रुपए भी हर महीने कमा पा रहे हो। लेकिन बावजूद इसके अगर इसका ऐलान किया गया और यह जमीन पर चला जाए तो क्या इस देश की राजनीतिक बदलाव की हवा एक झटके में बहने लगेगी? 5 ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किए हैं।
सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी वैकेंसीज में, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। हर सरकारी ऑफिस में कुछ ही सालों में आपको 50% महिलाएं दिखेंगी। तो हम आपके लिए दरवाजा खोलने का काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी इन बातों का जिक्र कर तो गए, सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन इस दौर ने इस देश की उस हकीकत को सामने लाकर रख दिया है जिस हकीकत से यह देश आंखें चुराता है। क्योंकि कल्पना कीजिए, इस देश का कोई ऐसा तबका खुद को यह कहेगा नहीं कि उसको कुछ नहीं चाहिए, और किसी तबके के पास इस देश के भीतर में जो न्यूनतम जरूरतें होनी चाहिए वह पूरे तरीके से उसके पास हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तो क्या भारत की समूची सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां इस देश के राजनीतिक मंच पर आकर गायब हो जाती है, और पहली बार राजनीति की डोर को पकड़कर राहुल गांधी इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को उभार रहे हैं? इसमें कोई दो मत नहीं कि जितनी भी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस टकराती है वहां पर हार कांग्रेस को मिलती है, और वो 90% जगहों पर मिली है 2014 में, 2019 में। यह भी हकीकत है कि जो इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है उसकी अपनी झोली में सांसदों की तादाद 5 से 7% से ज्यादा है नहीं। कुछ राज्यों में छत्रपों ने अपनी पहचान अपनी राजनीति के जरिए, अपने वोट बैंक के आश्रय बड़ी जरूर की है। लेकिन जिन राज्यों में, चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे उड़ीसा के भीतर नवीन पटनायक हो, चाहे आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी ही क्यों ना हो, और चाहे नीतीश कुमार खुद बिहार में अपने तौर पर खुद को बड़ा नेता क्यों ना माने, इन तमाम परिस्थिति में अगर छत्रपों की स्थिति को भी देखिएगा तो उन राज्यों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां दुनिया के गरीब देशों के समानांतर में है। गरीब देश, और इस दौर में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी कहती है कि भारत को विकासशील देशों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इतनी बड़ी तादाद में यहां पर हंगर मतलब भूख है। अब अगला सवाल है कि इतने बड़े देश के भीतर में अगर अलग अलग राज्यों को आप परखना शुरू करें तो इस राज्यों के भीतर की स्थितियां दुनिया के मानचित्र पर सबसे पिछड़े और गरीब देशों के समानांतर राज्यों की स्थिति खड़ी है। तो और पूरे देश के भीतर की परिस्थितियों में अगर लोगों को जोड़ेंगे तो फिर वही गरीबी और बदहाली आपकी आंखों के सामने रेंगने लगेगी। लेकिन दुनिया के मानचित्र पर जब आप करोड़पतियों की संख्या को गिनेंगे तो भारत के करोड़पति आपके सामने आकर नजर आने लगेंगे और उनकी तादाद आपको ज्यादा लगेगी। अंबानीज और अडानीज दुनिया के टॉप मोस्ट 10-12 लोगों में शुमारी होती है इनकी। भारत के भीतर में जो कॉरपोरेट के नेटवर्थ की ताकत है, भारत के भीतर में उस नेटवर्थ के समानांतर इस देश की खनिज संपदा की जो ताकत है, भारत के भीतर जो यहां पर मजदूरों की जो ताकत है, यानी इस देश में मजदूर हो, खनिज संपदा हो, इन दोनों परिस्थिति को एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ कॉरपोरेट के नेटवर्थ और सरकार के बजट कार्यक्रम को रखिए, फिर आप समझ पाएंगे कि दरअसल यह पैसा कैसे शिफ्ट होता है और मजदूर को कहां किसके लिए काम करना है। इस देश की जीडीपी के भीतर इस देश का अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र और वहां की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों का सर्वे अभी तक आया नहीं है। आप कहेंगे कितने बरस हो गए? 9 बरस हो गए। 2015 के बाद उसका कोई डाटा सामने नहीं है। तो क्या इस देश की पूरी जीडीपी और इस देश का पूरा स्वर्णिम रूप जो रखा जा रहा है वह सिर्फ कॉरपोरेट की पूंजी और जो संगठित क्षेत्र है जहां पर काम करने वाले लोगों की तादाद कुल मिलाइएगा तो सिर्फ वो 6 करोड़ को पार नहीं कर पाएगी जो टैक्स पेयर है? तो इसके बाद बात कहां बढ़ती है? क्या पहली बार इस देश के चुनाव के वक्त या चुनाव के ऐन पहले इस देश को विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी उस सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सामने लाना चाहते हैं जिसको राजनीति हमेशा से सत्ता में आकर छुपाती आई है? और कांग्रेस के भीतर भी एक बड़े नेताओं की कतार है जिन्होंने सत्ता खूब भोगी है और आर्थिक तौर पर वो संपन्न है,
लेकिन आपको कांग्रेस संपन्न नजर नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस के नेता संपन्न जरूर नजर आएंगे। और जो कद्दावर नेता है इस दौर में, अगर इतनी बड़ी परिस्थितियों को राहुल गांधी हवा में नहीं बल्कि जमीन पर लगातार कह रहे हैं, उसको जमीन पर लाने पहुंचाने का काम भी क्या कद्दावर नेता अपने कांधे पर लेंगे? मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, अशोक गहलोत, सचिन पायलट राजस्थान में है, जितेंद्र सिंह, प्रमोद तिवारी जो कि उत्तर प्रदेश के भीतर है, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के भीतर है, हरीश चौधरी, हरीश रावत, टीएस सिंहदेव, रंधावा, भगत सिंह सोलंकी। हम नाम ये इसलिए रहे क्योंकि ये चुनाव से बाहर है, लेकिन क्या इनको ये बात सौंपी जा सकती है कि आपको सिर्फ इस देश की अर्थव्यवस्था का वो एक्सरे जो सामने आ ही नहीं पाता है वो सामने ले आइए, तो इस देश की जाति जनगणना का एक्सरे भी जब आप सत्ता में आएंगे तो ले आइएगा। हकीकत इस देश के भीतर की डराने वाली है, और उस डर से सहमा हुआ इस देश का वोटर जो है वो किस उम्मीद और किस आस तले यह मान ले जो कहा जा रहा है वह गारंटी के तौर पर हमें मिल जाएगा। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दे पाने की स्थिति में कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस शासित कोई राज्य नहीं है, और दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि डबल इंजन की सरकार नहीं है। सब कुछ है, लेकिन सियासी घालमेल में इस देश की हकीकत को रेड कारपेट तले दबाने की राजनीति की कोई चाल जनता पकड़ नहीं पाती है। जिस दिन जनता ने पकड़ लिया उस दिन शायद ये मुद्दे राजनीति से आगे चलेंगे और राजनीति को उसके पीछे चलना पड़ेगा। हमने सिर्फ अभी बदलते हुए राहुल गांधी को देखा है। मनाइए इस देश की राजनीति में हर नेता को बदलते हुए हम आप देख ले, और इसको तय कोई दूसरा नहीं, वोटर को करना है, देश की जनता को करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।